हेलो एवरीवन, बायो शिक्षा विद अखिल में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम वाहक मींस वेक्टर्स के बारे में बात करेंगे। इसके पहले के वीडियो में हमने वेक्टर्स की प्रॉपर्टीज़ तक की बात की थी कि वाहकों में क्या विशेषताएं होनी चाहिए या एक अच्छे वाहक में क्या क्या गुण होने चाहिए। तो वाहक कौन कौन होते हैं? वाहक में अगर हम देखें तो प्लाज्मिड है, कॉस्मिड है, फॉस्मिड है, बैक्टीरियोफेज है, यैक है। यैक मीन्स ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, मतलब ईस्ट कृत्रिम गुणसूत्र। बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम मीन्स जीवाणु कृत्रिम गुणसूत्र। प्लांट वायरस है, एनिमल वायरस है, शटल वायरस है और ट्रांसपोजोन्स है जिन्हें जंपिंग जीन्स भी कहते हैं। ये सब के सब वेक्टर के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। हमारे कोर्स में कौन कौन है? मेनली अगर हम हमारे कोर्स की बात करें तो प्लाज्मिड है, कॉस्मिड है, बैक्टीरियोफेज है। इनके बारे में हम थोड़ी डिटेल में बात करेंगे, बाकी के बारे में हम बात नहीं करेंगे। मैंने केवल आपकी जानकारी के लिए बताया है कि कौन कौन है जिन्हें हम वेक्टर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले जो हम काम में लेते हैं या जिसको हम पढ़ेंगे वो है प्लाज्मिड। प्लाज्मिड देखो मैं आपको बता दूं सबसे इम्पॉर्टेंट वेक्टर है। इम्पॉर्टेंट वेक्टर इसलिए है क्योंकि सबसे ज़्यादा ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इससे रिलेटेड कई टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसका डायग्राम पूछा जाता है। बात हम करेंगे किस किस टाइप से पूछा जाता है। तो सबसे पहले प्लाज्मिड की खोज किसने की? तो प्लाज्मिड की खोज लेडरबर्ग के द्वारा 1952 में की गई थी। प्लाज्मिड होता क्या है? जीवाणु में अतिरिक्त गुणसूत्रीय संरचना। पॉइंट टू बी नोटेड हियर, अतिरिक्त गुणसूत्रीय संरचना मीन्स एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर होती है कौन? प्लाज्मिड। ये वृत्ताकार, डबल स्टैंडर्ड, सर्पिलाकार अणु होता है। ये स्वतंत्र पुनरावृत्ति की यानी कि रेप्लिकेशन की क्षमता होती है। इनकी अनुपस्थिति में जीवाणु कोशिका जीवित रहती है। वो इसलिए रहती है क्योंकि ये खुद एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर है, अतिरिक्त गुणसूत्रीय संरचना होती है। मतलब जीवाणु कोशिका के पास मुख्य गुणसूत्र अलग से होता है, ये अतिरिक्त रूप से होता है। इसलिए अगर प्लाज्मिड को जीवाणु कोशिका से बाहर निकाल भी लिया जाए तो जीवाणु कोशिका जीवित बनी रहती है। इनमें कई अभिगेय स्थल होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अभिगेय स्थल यानी कि कई ऐसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के लिए इसमें साइट्स पाई जाती हैं जिनके द्वारा इन्हें कट किया जा सकता है। इनमें चिन्हित स्थल उपलब्ध होते हैं। इनमें जीनों की संख्या 3 से 3000 तक हो सकती है। एग्जाम्पल है PBR 322 और PUC 19। PBR की हम बिल्कुल बात करेंगे क्योंकि हमारे कोर्स में है। मैं PUC 19 के बारे में बता दूं। P4 प्लाज्मिड और UC का मतलब है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, दोबारा से लिख दूँ मैं, PUC 19। P4 प्लाज्मिड आपको पता चल गया। UC का मतलब क्या है? यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। और 19 कौन है? 19 लैब नंबर और मे बी एक्सपेरिमेंट नंबर। तो इस तरह से इसका नाम क्या पड़ गया? PUC 19। ओके, ये बात आपके समझ में आ गई होगी। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम दोनों चीज़ों के बारे में बात करेंगे, PBR 322 के बारे में भी और PUC 19 के बारे में भी। चूँकि इसकी फुल फॉर्म मैं आपको बता चुका हूँ, हमारे कोर्स में है नहीं, लेकिन फिर भी आप इस एग्जाम्पल को याद रखें, कहीं आपको देखने को मिले तो। ओके, PBR 322 इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप याद रखें। इसी के बारे में हम बात करते हैं। PBR, P फॉर प्लाज्मिड, B फॉर बॉलीवर और R फॉर रोड्रिगस, ये दोनों वैज्ञानिकों के नाम हैं। ओके, 322 एक्सपेरिमेंट नंबर या लैब नंबर आपको अलग अलग मिल सकता है देखने को, इसलिए इसका पूरा नाम क्या हो गया? पूरा नाम हो गया PBR 322। क्या नाम हो गया इसका? PBR 322। ये चीज़ आप याद रखें, ठीक है। नेक्स्ट, इसके क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं, क्या क्या फीचर होते हैं, उनके बारे में बात करें। इसमें कुल क्षारक युग्मों की संख्या 4361 होती है, ये याद रखें आप। इसकी वहन क्षमता, कैरिंग कैपेसिटी होती है 15 kb। 15 kb मतलब यह 15 kb तक के DNA खंड को अपने अंदर जोड़कर लेकर जा सकता है।
चिन्हित स्थल या प्रतिरोधी जीन टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन। कौन? टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन। टेट्रासाइक्लिन और रेजिस्टेंट जीन इस तरह से आपको देखने को मिलेगी, और एम्पिसिलिन और रेजिस्टेंट जीन इस तरह से आपको देखने को मिलेगी डायग्राम के अंदर। तो आप ये ध्यान रखें, ये कौन है? ये दोनों को दोनों चिन्हित स्थल है। नेक्स्ट, अभिज्ञ स्थल पाए जाते हैं, यानी कि बहुत सारे एंजाइम्स के लिए होते हैं, ये लगभग 12 हमने लिख रखे हैं। स्वतंत्र पुनरावृत्ति की क्षमता होती है इनमें, यानी कि फ्री रेप्लिकेशन कैपेसिटी किस में पाई जाती है? PBr 322 में। नेक्स्ट बात करते हैं, ये PBr 322 का आपको डायग्राम दिखाई दे रहा है। देखिए PBr 322 यानी कि ये एक तरह से एक प्लाज्मिड है। ये प्लाज्मिड का है, ये वाले, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो फिर ये पूरा क्या है? ये पूरा जो आपको दिखाई दे रहा है, ये इस तरह से, ये पूरा का पूरा एक जीवाणु कोशिका है, और जीवाणु कोशिका के अंदर ये तो इसका मुख्य गुणसूत्र है, और ये अतिरिक्त गुणसूत्रीय संरचना है जिसे हम प्लाज्मिड कह रहे हैं। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। और इसके कुछ फीचर्स हैं जो हमने बात की कि सर इसमें 4361 बेस पेयर, न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर पाए जाते हैं। 15 KB तक के DNA खंड को ये वहन कर सकता है। इसमें मार्कर जीन पाए जाते हैं या प्रतिरोधी जीन पाए जाते हैं, वो टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन पाए जाते हैं। और नेक्स्ट जो बात हमने की, इसमें अभिज्ञ स्थल यानी कि रेस्ट्रिक्शन साइट्स पाई जाती हैं, वो लगभग 12 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, या लगभग बोला है मैंने, इससे भी अधिक हो सकती हैं। डायग्राम में देखेंगे हम कौन कौन से रेस्ट्रिक्शन साइट्स हो सकती हैं। ORI साइट इसमें पाई जाती है। क्या पाई जाती है? ORI या ओरी साइट जिसे बोलते हैं, मतलब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट भी इसमें पाई जाती है। वैसे मैं आपको अगर एक चीज़ बताऊं इंपॉर्टेंट, तो आपको ये ध्यान होना चाहिए एक अच्छे वेक्टर में क्या विशेषताएं होनी चाहिए। एक अच्छे वेक्टर की अगर हम बात करें तो पहली बात आती है कि उसमें ओरी साइट होनी चाहिए। ओरी साइट क्यों होनी चाहिए? क्योंकि इससे हमारा जो वांछित जीन होता है उसका नंबर बढ़ता है और प्लाज्मिड का भी नंबर बढ़ता है। दूसरा, सेलेक्टेबल मार्कर्स होने चाहिए। सेलेक्टेबल मार्कर्स होने चाहिए, यानी कि चिन्हित स्थल होने चाहिए। वो क्यों? क्योंकि रूपांतरित जो सेल्स होती हैं उनको पहचानने में ये सेलेक्टेबल मार्कर्स काम आते हैं। तीसरा, क्लोनिंग साइट्स होनी चाहिए। क्लोनिंग स्थल होने चाहिए। क्लोनिंग साइट्स वही होती हैं कि जहां हम जो डिजायर्ड जीन होता है उसको इंसर्ट करते हैं, उसको निवेशित कराते हैं, उसे क्लोनिंग साइट कहते हैं। तो ये 3-4 प्रॉपर्टी स्पेशली होनी चाहिए। अगर ये होती हैं तो उसे एक अच्छा वाहक माना जाता है। और PBr 322 में सारी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इसलिए PBr 322 को एक अच्छा वाहक माना जाता है। और एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन कई टाइप से आ चुका है। कैसे कैसे आ चुका है, सुनते जाइए आप। एक बार क्वेश्चन आया PBr 322 का केवल नामांकित चित्र बनाइए, तो उसमें केवल नामांकित चित्र ही बनाना था। ओके। एक बार क्वेश्चन आया जीव विज्ञान के विद्यार्थी होने के नाते या आपकी दृष्टि में सबसे अच्छा वाहक किसे माना जाता है, विस्तार से समझाइए। तो PBr 322 को सबसे अच्छा वाहक माना जाता है। आपको वहाँ पर ये समझना है, डायग्राम बनाना है और उसके प्रॉपर्टीज़ को लिखना है। नेक्स्ट, PBr 322 को सबसे अच्छा वाहक क्यों माना जाता है, लिखिए। तो उसमें केवल इसकी प्रॉपर्टीज़ को लिखना है। ओके। मैं आपको ये भी बता दूँ कि केवल कई बार क्या होता है कि जैसे हम आगे बात करें, आपको आगे पढ़ने को मिलेगा यैक, बैक, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है, बैक्टीरियोफेज है, कई ऐसे वैक्टर हैं जो आपको आगे पढ़ने को मिलेंगे और उनकी वहन क्षमता प्लाज्मिड से अधिक होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्लाज्मिड से बेहतर वाहक हैं या वैक्टर हैं। PBr 322 को ही सबसे अच्छा वाहक माना जाता है क्योंकि इसमें एक साथ बहुत सारे फीचर्स होते हैं। अब बात आती है, कई बार एक एग्जाम में मैंने क्वेश्चन पढ़ा, PBr 322 है प्राकृतिक कृत्रिम। तो देखिए ये चीज़ सिर्फ समझने की, जब हम बात कर रहे हैं कि PBr 322, जब इसके नाम को हम एक्सपेंड करते हैं, P फॉर प्लाज्मिड, B फॉर बोलीवर, R फॉर रोड्रिगस, 320 मीन्स लैब नंबर और एक्सपेरिमेंट में भी, तो इसी से पता चल रहा है कि ये सिंथेसाइज किया गया कृत्रिम रूप है ये। तो आप इस चीज़ को गांठ बांध लीजिए कि PBr 322 एक कृत्रिम वाहक है। ये चीज़ आप गांठ बांध लीजिए। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है 1 मार्क में, PBr 322 कृत्रिम या प्राकृतिक है, तो बच्चे प्राकृतिक ही समझ के कर देते हैं। जब इसे सिंथेसाइज किया जा रहा है, इसे बनाया जा रहा है, तो ये कृत्रिम ही होगा। तो इस चीज़ को आप लिखें कि PBr 322 एक कृत्रिम वाहक। ये इसके बारे में इस डायग्राम को देखें अगर हम, तो इसमें हमने सारी चीज़ें लिखी हैं कि ये हिंड थर्ड की है, ये इक्वार फर्स्ट की है, बैम की है, ये साल की है, ये PUV सेकंड की है, ये PV
पीएसटी फर्स्ट की है, ये एम्पेसिलिन है, ये टेट्रासाइक्लिन है, ये सारी चीज़ें हैं। आपको एक डायग्राम और दिखाता हूँ मैं, ये देखिए, ये PBR 322 का वेल डबल डायग्राम है। इसमें अगर हम देखें तो सारी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। देखिए ये है ओरिसाइट, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ये कौन है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। और ये जितने भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ये सारे एंजाइम्स की रेस्ट्रिक्शन साइट्स हैं। मतलब इस जगह से हिंड थर्ड रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इस वेक्टर को काटने की क्षमता रखता है। यहाँ से बैम H1 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम इस वेक्टर को काट सकता है। यहाँ से साल फर्स्ट काट सकता है, यहाँ से PST फर्स्ट काट सकता है, यहाँ से PUV फर्स्ट काट सकता है, यहाँ से EcoR फर्स्ट काट सकता है। तो ऐसे बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के लिए PBR 322 में अभिज्ञ स्थल पाए जाते हैं, रेस्ट्रिक्शन साइट्स पाई जाती हैं या रिकॉग्निशन साइट्स पाई जाती हैं। इस चीज़ को आप ध्यान रखें। नेक्स्ट देखते हैं, हमने बात कर ली ओरिसाइट है, रेस्ट्रिक्शन साइट्स हैं। हमने कहा कि इसमें क्या पाई जाती हैं, मार्कर जीन्स पाई जाती हैं, सेलेक्टेबल मार्कर्स पाए जाते हैं, या मैं ये कहूँ कि इसमें रेजिस्टेंट जीन पाए जाते हैं, यानी कि चिन्हित स्थल भी इन्हीं को बोला जाता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखें। तो MPR का मतलब है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, एम्पिसिलिन प्रतिरोधक जीन। और TET-R का मतलब है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, यानी कि इनके प्रति इनमें क्या पाई जाती है, प्रतिरोधिता पाई जाती है। मतलब मैं आपको बता दूं क्या है ये प्रतिरोधिता। एम्पेसिलिन और टेट्रासाइक्लिन वो हैं जिनके द्वारा अगर किसी बैक्टीरियल सेल को उपचारित करवाया जाए तो वो मर जाएगी, डेड हो जाएगी। लेकिन अगर किसी बैक्टर में टेट्रासाइक्लिन और एम्पेसिलिन के रेजिस्टेंट जीन डाल दिए जाएं तो ऐसे मतलब इसको किसी बैक्टीरियल सेल में ट्रांसफ़र करेंगे और उसे ऐसे मीडियम में, ऐसे माध्यम में रखा जाए जिसमें टेट्रासाइक्लिन मिक्स हो या एम्पेसिलिन मिक्स हो, तो वो बैक्टीरियल सेल डेड नहीं होगी, मरेगी नहीं। क्यों? क्योंकि उसके पास टेट्रासाइक्लिन और एम्पेसिलिन के लिए रेजिस्टेंट प्रतिरोधी जीन हैं। बात आपके समझ में आ गई होगी। तो ये ई कोलाई या मैं बात करूं PBR 322 के बारे में हमने बात की कि क्या फीचर होते हैं, कैसा डायग्राम होता है, ठीक है। और मैं बात कर चुका हूं कि प्लाज्मिड क्या होता है। देखिए ये एक बैक्टीरियल सेल है, इसमें ये प्लाज्मिड है, ये इसका मुख्य गुणसूत्र है, इसके बारे में भी पहले बात की हमने। और जब हम बैक्टीरियल सेल से प्लाज्मिड को बाहर निकाल लेते हैं तो इस प्रकार से हमें आता है। और ये एक विजातीय DNA है, फॉरेन DNA है, यानी कि जो डिज़ायर्ड DNA है वो यही है। इसको हमने मतलब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से उपचारित करवा लिया, इसको करवा लिया तो ये सीधा हो गया। आपको ध्यान होगा सीधा करने के लिए किसको इस्तेमाल करते हैं, प्रीवियस वीडियो में आपने देखा है क्षारीय फॉस्फेटेज एक एंजाइम होता है जिसको इस्तेमाल करते हैं ताकि ये दोबारा वलित ना हो जाए। काटने के बाद इसको सीधा कर लिया जाता है। और ये कौन है, ये फॉरेन DNA है, इसको काट लिया गया और दोनों को लाइगेशन एक प्रक्रिया होता है जिसमें लाइगेज एंजाइम को काम में लिया जाता है और दोनों को जोड़ दिया जाता है। और इस तरह से हमारे पास जो आया है वो पुनर्युगस प्लाज्मिड है, रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड है। ये चीज़ आप याद रखिएगा, ये चीज़ हम पहले भी बात कर चुके हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं प्लाज्मिड में वांछित जीन के निवेश के लिए सर्वप्रथम उसे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से उपचारित करके रैखिक कर लिया जाता है। ये बात मैं आपको पढ़ा चुका हूँ अभी। और इसके पश्चात दोनों DNA के सिरों को जोड़ते हुए बीच में लगभग 5 से 10 kb तक का वांछित DNA खंड जोड़ लिया जाता है और ये इस तरह से जोड़ा जाता है। और ये पूरा प्रोसेस अभी मैं आपको समझा चुका हूँ। ओके, ये PBR, ये सारी बातें हम कर चुके हैं। इसके बारे में आगे बात करते हैं। प्लाज्मिड में वांछित DNA का निवेशन, वो आपको बता दिया कि किसके द्वारा करते हैं, लाइगेज एंजाइम के द्वारा करते हैं। ये बात खत्म। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, इंपॉर्टेंट है, आप पहले भी पढ़ चुके हैं, 11th क्लास में मैंने पढ़ाई आपको कि जीवाणु की मुख्य गुणसूत्र से जुड़े रहकर उसके साथ द्विगुण करने की संरचना को एपिसोम कहते हैं। मतलब कई बार क्या होता है कि जो प्लाज्मिड होता है वो मुख्य गुणसूत्र के साथ जुड़ जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, उसे एपिसोम कहते हैं, अधिकाय बोलते हैं। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, 11th में 2 से 3 बार ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट बैक्टीरियोफेज की बात करते हैं। बैक्टीरियोफेज कौन होता है, जीवाणुभोजी कहते हैं, 11th क्लास में बात कर चुके हैं। वे वायरस, क्या वे वायरस जो जीवाणुओं को संक्रमित करते हैं या जीवाणुओं को मार देते हैं उन्हें क्या कहते हैं, जीवाणुभोजी या बैक्टीरियोफेज। देखिए वे वायरस जो जीवाणुओं को संक्रमित करते हैं जीवाणुभोजी कहलाते हैं। जैसे लैम्बडा, M13, इनकी वहन क्षमता कितनी होती है, 24 kb। प्लाज्मिड PBR 322 की कितनी थी, 15 kb। तो ध्यान रखिएगा
प्रत्येक जीवाणु भोजी के से एक प्लाग क्षेत्र उत्पन्न होता है जिससे परीक्षण आसान होता है। लैम्बडा जीवाणु भोजी M13 बैक्टीरियोफेज से एक अच्छा वाहक होता है। क्यों? ये मैं आपको बता दूं, 2015 में ये क्वेश्चन आ चुका है कि लैम्बडा जीवाणु भोजी को M13 जीवाणु भोजी से एक अच्छा वाहक माना जाता है। क्यों? 2 नंबर का क्वेश्चन आया था 2015 में। क्यों माना जाता है? क्योंकि यह ई कोलाई के जीवाणु भोजी होते हैं। कौन? लैम्बडा बैक्टीरियोफेज, यानी कि ये ई कोलाई जीवाणु को किल करते हैं, संक्रमित करते हैं। इसका डीएनए रेखीय व द्विकुंडलित होता है। लैम्बडा बैक्टीरियोफेज अनावश्यक से अनावश्यक डीएनए भाग को हटाया जा सकता है ताकि वाहक अणु का आकार छोटा हो जाए और इससे बड़े आकार के विजातीय डीएनए को जोड़ा जा सके। ये 3 ऐसे कैरेक्टर हैं जो लैम्बडा जीवाणु भोजी को M13 बैक्टीरियोफेज से अच्छा या बेहतर बनाते हैं, इसलिए इसे याद रखिएगा। ये 2015 में आ चुका है कि लैम्बडा बैक्टीरियोफेज M13 बैक्टीरियोफेज से अच्छा होता है। क्यों? नेक्स्ट आता है कॉस्मिड। नेक्स्ट तीसरा जो वाहक है, हम किस किस की बात कर चुके हैं? हम प्लाज्मिड की बात कर चुके हैं, हम बैक्टीरियोफेज की बात कर चुके हैं। तीसरा जो हमारे पास वेक्टर आता है वो आता है कॉस्मिड। नाम से ही पता चल रहा है मिड, यानी कि इसमें प्लाज्मिड है और लैम्बडा फेज है। लैम्बडा फेज इसलिए है क्योंकि बैक्टीरियोफेज है। लैम्बडा फेज कौन है? एक बैक्टीरियोफेज है, जीवाणु भोजी है। उसकी कोस साइट इसमें इस्तेमाल की जाती है, इसलिए इसका नाम हो गया कॉस्मिड। बात समझ में आ गई होगी क्या? कोज इसलिए क्योंकि इसमें लैम्बडा बैक्टीरियोफेज की कोस साइट को इस्तेमाल किया जाता है, कोस स्थल को इस्तेमाल किया जाता है और प्लाज्मिड का पार्ट इस्तेमाल किया जाता है। दैट्स वाई इसका नाम कॉस्मिड हो गया। क्या हो गया? कॉस्मिड। यह प्लाज्मिड तथा लैम्बडा फेज का संकर है, हाइब्रिड है, दोनों से मिलाकर बनाया गया है। इसका निर्माण बारबरा होन और जॉन कॉलिंस ने 1978 में किया था। इन चीज़ों को आप याद रखें, किसने किया और ये क्या है। ये 1 मार्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि कॉस्मिड किससे मिलकर बना है, कॉस्मिड के बारे में किसने बताया। ऐसे प्लाज्मिड जिनमें लैम्बडा फेज के कोस साइट या कोस स्थलों का निवेश करवा दिया जाता है तो उन्हें कॉस्मिड कहते हैं, मैंने पहले ही बोल दिया था। इसमें प्लाज्मिड तथा लैम्बडा फेज दोनों के गुण होते हैं, यानी कि इसमें प्लाज्मिड के भी गुण होते हैं और बैक्टीरियोफेज के भी गुण होते हैं। इसमें पुनरावृत्ति प्लाज्मिड के समान लेकिन कोस साइट के कारण पैकिंग लैम्बडा फेज के समान होती है। पैकिंग का मतलब होता है जब इनकी मल्टीप्लिकेशन होता है तो पैकिंग किसके समान होती है? लैम्बडा फेज, बैक्टीरियोफेज, यानी कि जीवाणु भोजी के समान होती है। एग्जाम्पल कौन है? PLFR5। ये आप एग्जाम्पल याद रखें, मेरे व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं पेपर बनाऊंगा या मैं कोई रैंकिंग टेस्ट लूँगा तो उसमें ज़रूर से 1 नंबर में क्वेश्चन डालूंगा कि कॉस्मिड का एक उदाहरण लिखिए। तो PLFR5 या मैं पूछ सकता हूँ कॉस्मिड किसे कहते हैं, कॉस्मिड के बारे में किसने बताया। और कुछ फीचर्स के बारे में अगर हम बात करें तो कॉस्मिड में 2 कोस साइट पाई जाती हैं, 6 रेस्ट्रिक्शन एंजाइमों के लिए अभिज्ञ स्थल पाए जाते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट पाई जाती है और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन भी इसमें मिलता है। आपके सामने फिगर है, ये आप देखें कि क्या किया गया है। ये एक प्लाज्मिड ही है, अगर आप इसको देखें पूरे को तो ये एक तरह से प्लाज्मिड ही है। बस इसमें किया क्या गया है, इसमें किया ये गया है कि यहाँ पर इसमें कोस साइट, यानी कि यहाँ पर इसमें कोस साइट डाल दी गई हैं और कोस साइट डालते ही ये क्या हो गया? प्लाज्मिड प्लस कोस साइट ऑफ लैम्बडा फेज बराबर कॉस्मिड। क्या हो गया? बराबर कॉस्मिड। यानी कि प्लाज्मिड में अगर लैम्बडा फेज की कोस साइट को निकाल कर डाल दिया जाए तो एक नया वेक्टर तैयार हो जाएगा जिसे कॉस्मिड कहा जाएगा। ये स्ट्रक्चर है, आप इसको भी याद रखें। इसके बाद में जो 3rd पॉइंट आता है, 3rd पॉइंट मतलब आपको याद होगा जेनेटिक इंजीनियरिंग के 6 पदों की हमने बात की थी। पहला पद था वांछित जीन की पहचान एवं पृथक्करण, जिसमें हमने रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम पढ़ा था। दूसरा हमने पढ़ा क्लोनिंग वाहकों का चयन, जिसमें हमने PBR 322 और बैक्टीरियोफेज और कॉस्मिड को पढ़ा। यानी कि हम जेनेटिक इंजीनियरिंग की स्टेप्स के साथ साथ उनमें काम में आने वाले जो टूल्स हैं, जो साधन हैं, जो उपकरण हैं, उनको भी पढ़ते चले आ रहे हैं। नेक्स्ट आता है, तीसरा पद आता है वांछित जीन का क्लोनिंग वाहक में निवेशन। यानी कि हमें क्लोनिंग वाहक के बारे में पता चल गया, हमें वांछित जीन को सेपरेट कैसे करना है ये पता चल गया। अब हमें क्या करना है, उस वांछित जीन को क्लोनिंग वाहक में प्रवेश करवाना है। हालांकि इस प्रक्रिया को हम पहले देख चुके हैं, आप दोबारा से देख लें। इच्छित जीन को
वेट, इच्छित जीन को या वांछित जीन को वाहक जीन में प्रवेश करवाने के लिए दोनों जीनों या डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से उपचारित किया जाता है तथा इसके पश्चात दोनों को लाइगेज एंजाइम, मैंने बताया था आपको, लाइगेज एंजाइम के द्वारा जोड़ दिया जाता है। इस प्रक्रिया को लाइगेशन कहते हैं और इस प्रक्रिया में अन्य कई एंजाइम भी काम में आते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, मिथाइलेजेस, डीएनए लाइगेजेस, एल्कलाइन फास्फेटेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज और टर्मिनल ट्रांसफेरेज। यानी कि हमें ये एग्जाम्पल्स याद रखने हैं क्योंकि हमें एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है लाइगेशन में काम में आने वाले एंजाइम्स के मतलब 2 एंजाइम्स के नाम लिखिए, 3 एंजाइम्स के नाम लिखिए या केवल नाम लिखिए। तो आपको याद होना चाहिए कि उसमें आरईएन है, मिथाइलेज है, डीएनए लाइगेज है, एल्कलाइन फास्फेटेज है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है और टर्मिनल ट्रांसफरेज है। 4th पॉइंट आता है हमारा पुनर्योगज डीएनए का परपोषी कोशिका में गुणन। यानी कि हमने क्या किया, जैसे ही रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लिया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए ही बनेगा इसमें, आप देखें जब वांछित जीन क्लोनिंग वाहक में निवेश कर जाएगा तो जो बनेगा उसे रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोलेंगे, उसे पुनर्योगज डीएनए बोलेंगे। मैंने आपको पीछे डायग्राम के थ्रू ये बताया भी है। पुनर्योगज डीएनए का परपोषी कोशिका में गुणन, यानी कि अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए जो बना है उसे होस्ट सेल में यानी कि एक बैक्टीरियल सेल में ट्रांसफ़र करवाना है और बैक्टीरियल सेल यहाँ पर जो काम में लेते हैं वो ई कोलाई काम में लेते हैं। और इसके 2 तरीके हैं किस प्रकार से आप एक बैक्टीरियल सेल को या बैक्टीरियल सेल में गुणन करवा सकते हो। एक है रूपांतरण और एक है पारक्रमण। दोनों रूप हम आगे पढ़ेंगे और मैं आपको याद दिलाऊं तो ये आप पढ़ भी चुके हैं, इनडायरेक्टली पढ़ चुके हैं। कि इनडायरेक्टली क्या पढ़ चुके हैं, निवेशन आपने नहीं है पढ़ा, आपने गुणन नहीं पढ़ा, आपने ट्रांसडक्शन पढ़ा है, आपने ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा है। आपको याद हो डीएनए का आनुवंशिक पदार्थ है, इसके लिए 11th क्लास में हमने कुछ एक्सपेरिमेंट पढ़े थे जिसमें बैक्टीरियोफेज का एक एक्सपेरिमेंट था, आपको याद होना चाहिए। अगर आपको वो याद है तो ये दोनों प्रोसेस भी आपको याद आ जाएंगी कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है और ट्रांसडक्शन क्या होता है। बाय द वे आगे हम इसके बारे में बात करेंगे ही करेंगे। 5th पॉइंट आता है क्लोन किए गए जीन की पहचान और अन्य जीवों में स्थानांतरण करना। जैसे ही हमने परपोषी कोशिका में पुनर्योगज डीएनए को स्थानांतरित किया तो वो मल्टीप्लिकेट होगा यानी कि गुणन करेगा, अपनी कॉपीज़ को बढ़ाएगा। कॉपीज़ को बढ़ाएगा तो हमें जो हमारा वांछित जीन है उसकी पहचान करनी है और उसे अन्य जीवों में स्थानांतरण कैसे किया जा सकता है उसके बारे में बात करते हैं। वांछित जीन को जब वाहक के साथ जोड़ा जाता है तो कई अवांछित उत्पाद भी प्राप्त होते हैं। बिल्कुल सही बात है ये, इसीलिए तो छांटने की आवश्यकता पड़ रही है। छांटा किससे जाएगा, छांटा कैसे जाएगा, ये बात भी हम करेंगे। इन अवांछित उत्पादों को हटाने व परपोषी कोशिका में पुनर्योगज डीएनए की पहचान के लिए विशेष जीन का प्रयोग किया जाता है जिन्हें मार्कर जीन कहते हैं या चिन्हित जीन कहते हैं, जो रूपांतरित कोशिका में विशेष लक्षण उत्पन्न करते हैं। इन जीनों को वाहक डीएनए में जोड़ा जाता है, जैसे कैनामाइसिन प्रतिरोधक जीन। मैं आपको और याद दिला दूं, टेट्रासाइक्लिन है, एम्पेसिलिन है, ये भी एक प्रकार से चिन्हित जीन का ही काम करती है। यानी कि ये वो जीन होती हैं जिनके द्वारा आप क्लोन किए गए डीएनए की या क्लोन किए गए डीएनए को या साथ ही मैं बोलूँ रूपांतरित कोशिका को पहचान सकते हैं। किसके द्वारा, एम्पेसिलिन और टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधक जीन के द्वारा या कैनामाइसिन प्रतिरोधक जीन के द्वारा। मार्कर जीन के अलावा कुछ ऐसे जीन भी होते हैं जो कोशिका में विशेष लक्षण प्रदर्शित करते हैं, इन्हें रिपोर्टर जीन कहते हैं। इनके कारण दूसरी कोशिकाओं से कोशिका अलग नज़र आती है, जैसे LUC ल्यूसीफरेज जो किस में पाई जाती है, जुगनू में पाई जाती है। और क्या करती है, ये जैव प्रदीप्तीकरण का कार्य करती है। किसका कार्य करती है, जैव प्रदीप्तीकरण। ये दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो आप इस चीज़ को याद रख लें, स्टार लगा लें। यहाँ पर 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि जुगनू में डायरेक्ट क्वेश्चन आए, जुगनू में जैव प्रदीप्तीकरण के लिए कौन सा जीन जिम्मेदार है, तो LUC या ल्यूसीफरेज जीन। या दूसरा पूछा जाए रिपोर्टर जीन कौन होते हैं, तो मार्कर जीन के अलावा कुछ ऐसे जीन पाए जाते हैं जो कोशिका में विशेष लक्षण प्रदर्शित करते हैं, उन्हें रिपोर्टर जीन कहते हैं। ये 1 मार्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं, इन्हें याद रखिएगा, इन्हें नोट रखिएगा ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। नेक्स्ट बात करते हैं वांछित जीन की अभिव्यक्ति। वांछित जीन की अभिव्यक्ति किस प्रकार से की जाती है। क्लोन जीन को ई कोलाई से प्राप्त कर उसे सूक्ष्म जीव, पादप या जंतु कोशिका में निवेशित करवा के वांछित उत्पाद की प्राप्ति की जाती है। क्लोन जीन को ई कोलाई से प्राप्त कर उसे किसी सूक्ष्म जीव या पादप या जंतु में निवेशित करवा कर उसे वांछित उत्पाद प्राप्त किया जाता है।
जैसे ई कोलाई में इंसुलिन का उत्पादन। वे पादप या जंतु जिनमें विजातीय डीएनए उपस्थित होता है उन्हें ट्रांसजेनिक प्लांट, या मैं बोलूँ ट्रांसजेनिक एनिमल, या कंबाइंडली बोलूँ ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म, ट्रांसजेनिक जीव कहते हैं। पारजीनी जीव बोलते हैं, पराजीनी भी बोलते हैं। ये चीज़ आप याद रखिएगा। यानी कि किसी पादप में या जंतु में यदि कोई फॉरेन डीएनए है, कोई फॉरेन डीएनए का मतलब बाहर से कोई डीएनए उनमें ट्रांसफ़र किया गया है, तो अगर पादप है तो ट्रांसजेनिक पादप, अगर जंतु में किया गया है तो ट्रांसजेनिक जीव, और दोनों को संयुक्त रूप से मैं वो ट्रांसजेनिक जंतु, और दोनों को मैं संयुक्त रूप से ट्रांसजेनिक जीव, आई मीन ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म बोल सकता हूँ। आप ये याद रखिएगा, वांछित जीन की अभिव्यक्ति। आप सोच रहे होंगे कि ये जो लास्ट के पॉइंट्स हैं ये किस तरह से क्लियर होते हैं, तो मैं आपको बता दूं ये एक लंबी प्रक्रिया होती है, और इन शॉर्ट में आपको पहले भी बता चुका हूं, फिर आपको रिवाइज करवा दूं, याद दिला दूं कि वांछित जीन को पहचानने के लिए या रूपांतरित कोशिकाओं को पहचानने के लिए जिनको काम में लिया जाता है वो होती हैं एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी जीन। संवर्धन माध्यम में इनका उपयोग करके हम रूपांतरित और अरूपांतरित कोशिकाओं को पहचान सकते हैं। ठीक है, डिटेल में अगर आप इसके बारे में जानना, चूँकि हमारे कोर्स में नहीं है इतना डिटेल में, और मैं जाना भी नहीं चाहता क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, फिर भी अगर आप जानना चाहते हैं कि किस प्रक्रिया के द्वारा इन्हें अलग किया जाता है, आई मीन सेपरेट किया जाता है, और किस प्रक्रिया के द्वारा बाद में इन्हें उत्पाद को प्राप्त किया जाता है, तो वो डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस होती है। वो उसमें बायोरिएक्टर का इस्तेमाल किया जाता है, और बायोरिएक्टर से गुणन किया जाता है, फिर डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस की जाती है, फिर प्योरीफिकेशन किया जाता है, और फिर मार्केटिंग की जाती है। उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव भी मिलाए जाते हैं, उसके बाद में उत्पाद रेडी होकर मार्केट में आ जाता है। तो इस प्रकार से हम जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा किसी भी जीव में या उसके डीएनए में उपयोगी परिवर्तन करवाकर एक वांछित उत्पाद की प्राप्ति कर सकते हैं जो मानव उपयोगी हो, मानव कल्याण के लिए काम में आए। आई होप आपकी जेनेटिक इंजीनियरिंग समझ में आई होगी। 2 वीडियोस इसको कंप्लीट करने में लगे। आगे के वीडियो में हम cDNA हैं और जीनोमिक लाइब्रेरी काम में लेंगे, आई मीन पढ़ेंगे। तो दूसरी चीज़ मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपको कहीं भी कुछ डाउट है तो आप फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि आप इसे रिवाइंड करके देखें, रिवाइंड करके सुने। फिर भी कोई डाउट आता है तो मेरे व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करें, या जब भी हमारी क्लासरूम क्लासेस कंडक्ट करवाई जाएंगी, मतलब ओपन हो जाएंगी, तो हम उसमें और डिटेल में इसे देख लेंगे। लेकिन एक YouTube के वीडियो में इतना काफ़ी है कि आप ये समझ सके कि हमारे कोर्स में क्या चीज़ है। ठीक है, आगे हम कल के वीडियो में देखते हैं cDNA और जीनोमिक लाइब्रेरी। आई होप आप सबके समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।